प्रिय छात्राओं, मैं विशाल मिश्र आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम आप लोगों को हिंदी के पूरे पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा हिंदी संपूर्ण पाठ्यक्रम का रिवीजन और महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के वीडियो में हम पूरे हिंदी पे आप लोगों को संक्षेप में बताएंगे कहाँ कहाँ से प्रश्न बनेंगे, और केवल उन्हीं को देखना है आपको कहाँ कहाँ से प्रश्न बनेंगे, और उसके बाद आप दोहराते रहिएगा क्योंकि अब समय कम है। रिवीजन में देखिए, सबसे पहले हम शुरू करेंगे व्याकरण। सबसे पहले बात शुरू होगी व्याकरण कि व्याकरण में कहाँ कहाँ से प्रश्न बनने के चांस हैं, केवल उन्हीं चीजों को देखना है आपको। सबसे पहले व्याकरण में हम बात करेंगे रस की। रस आपके पाठ्यक्रम में केवल 2 रस दिए गए हैं, एक है हास रस, एक है हास रस, और एक है आप में हास्य रस, और एक दूसरा है आप में करुण रस। हास्य रस और करुण रस, हास्य रस और करुण रस। हास्य रस की का नाम स्थायी भाव है हास, यही पूछा जा सकता है, हास या हंसी, हास या हंसी। और करुण रस का स्थायी भाव है शोक, करुण रस का स्थायी भाव है शोक। आप सबके OMR में पूछा सकता है कि हास्य रस का स्थायी भाव चाहे हास या हंसी, और करुण रस का स्थायी भाव शोक। केवल 2 रसों को आपको पढ़ना है, एक हास और एक करुण, बस 2 रस। और दोनों रसों से आपको केवल पूछे जाएंगे स्थायी भाव। वैसे आप श्रृंगार का भी देख लीजिए, श्रृंगार का है रथ, ये भी पूछा जा सकता है। श्रृंगार का है रथ, ये भी पूछा जा सकता है। वीर रस का है स्थायी भाव उत्साह, यही पूछा जा सकता है, बस इससे अधिक नहीं। इनको 2 और देख लीजिए। पाठ्यक्रम में केवल हास्य है और करुण है। हास्य का स्थायी भाव है हास, और करुण का स्थायी भाव है शोक। आगे है आप में छंद। अगला प्रकरण है छंद। छंद में एक है सोरठा, सोरठा छंद, और दूसरा है आप में रोला छंद, सोरठा और रोला छंद। ये सब छंद आपको पढ़ाए गए हैं, केवल डिवीजन देखना है। और आपको बताया कि छंदों में सम और विषम होते हैं, सम और विषम चरण होते हैं। तो देखिए, पहले विषम चरण और फिर है सम चरण, सम चरण, विषम चरण और सम चरण। सोरठा दोहे का उल्टा होता है, तो इसके विषम चरणों में और सम चरणों में, विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। विषम चरणों में 11-11 मात्राएं, सम चरणों में 13-13 मात्राएं। पूछा जा सकता है OMR में कि सोरठा छंद के विषम चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है, और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। यहाँ से एक प्रश्न बनेगा। और या तो ये पूछा सकता है रोला में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, इसको याद रखिएगा, 24-24 मात्राएं होती हैं। रोला के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, और सोरठा के विषम चरणों में 11-11 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। सोरठा विषम मात्रिक छंद है और रोला सम मात्रिक छंद है, ध्यान रखिए। सम मात्रिक पूछा सकता है, सम मात्रिक है, सम मात्रिक छंद है, सम मात्रिक छंद। और ये है विषम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद है। ये है अर्ध सम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक। हम समय ज्यादा नहीं लेंगे आप लोगों का। देखिए, केवल 2 छंद में 2 छंद है, एक सोरठा एक रोला। सोरठा के विषम चरणों में 11-11, सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं, और सोरठा अर्ध सम मात्रिक छंद है। रोला सम मात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरणों में 24-24 मात्राएं होती हैं। यहाँ से देखिए, ये सब प्रश्न OMR में बनेंगे आपके, और OMR को बहुत सावधानी से भरिएगा। अगला है प्रकरण आप में अलंकार। प्रश्न बनेगा अलंकार से, पंक्ति देकर पूछ लेंगे इसमें कौन सा अलंकार है। आपको केवल 3 अलंकार पढ़ने हैं, केवल 3 अलंकार पढ़ने हैं। उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, 3 अलंकार पढ़ने हैं, और तीनों में है उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा, उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा। ये अलंकार पढ़ने हैं आपको, उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा। आप लिख रहे हैं एक उपमा, उपमा रूपक, और एक है उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा। पंक्ति देकर पूछेंगे इनमें कौन सा अलंकार है, पंक्ति देकर पूछेंगे इनमें कौन सा अलंकार। ये भी पूछ सकते हैं
कि शब्दालंकार कौन सा है और अर्थालंकार कौन सा है, ये सब अर्था के अंतर्गत आएंगे। अब शब्दा में आप लोग जानते रहिए, शब्दा में अनुप्रास, अनुप्रास, यमक, अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति, वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति और श्लेष, अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्त, ये तीन जानते रहिए शब्दा के हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा जो आपको पढ़ने हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। उपमा में कुछ आपको वाचक शब्द, कुछ शब्द लिखवाए गए थे उपमा में। उपमा में आप देखेंगे कि कुछ आपको शब्द लिखवाए गए थे, जैसे सम, सम आ जाए, सा आ जाए, सी आ जाए, से आ जाए, ये सब शब्द यदि आ जाते हैं और के समान आ जाए, के समान, के समान, समान, इव, ये शब्द आ जाए, की तरह, ये सब शब्द आ जाए तो समझिए कौन सा अलंकार होगा, उपमा। सम, सा, सी, से, के समान, समान, ये सब शब्द आ जाए तो कौन सा अलंकार होगा, उपमा। केवल आपको पंक्ति देकर पूछेंगे इनमें कौन सा अलंकार है, तो इन सब शब्दों को आप पकड़िए, सम आ जाए, सा आ जाए, सी आ जाए, से आ जाए, के समान आ जाए, समान आ जाए, सब कौन से अलंकार होंगे, उपमा। अब रूपक में कहा गया कि रूपक उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो, उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप हो तो वही क्या हो जाएगा, उपरूपक हो जाएगा। उत्प्रेक्षा में बताया गया कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जैसे मनो, मनो, मानव, मन, जनम, जानव, ये सब शब्द आ जाए तो समझिए वहां पर कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा। मनो, मानव, मनव, मन, जानव, जनु, ये सब शब्द आ जाए तो वहां पर क्या रहेगा, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा मनो, मानव, मन, जनव, जानव, जनु, ये सब शब्द आ जाए तो वहां पर रहेगा कौन सा, उत्प्रेक्षा। यही दो अलंकार आपसे पूछे जाएंगे, यही दो अलंकार आपसे पूछे जाएंगे कि इनमें कौन सा अलंकार है, इनमें कौन सा अलंकार है। पंक्ति देकर नहीं पूछा आपने, उदाहरण नहीं, परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, ये सब ओएमआर में पूछे जाएंगे, ये सब प्रश्न ओएमआर में पूछे जाएंगे। पंक्ति देकर पूछे इनमें कौन सा अलंकार है, तो आपको पढ़ना है उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। आपको उपमा पर ध्यान देना है और उत्प्रेक्षा पर। उपमा में किसी लाइन में सम आ जाए, सा आ जाए, सी, से, के समान, समान, ये सब शब्द आ जाए तो उपमा लगाइएगा। और उत्प्रेक्षा में मनो, मानव, मन, जनव, जानव, जनु, ये सब आ जाए तो उत्प्रेक्षा लगाइएगा बस। फिर देखिए आगे, इन सब चीजों को आप दोहरा लीजिएगा बढ़िया से, क्योंकि अब समय कम है, कल ही का समय है। और आगे देखिए, आप में अलंकार खत्म हो गया, यहां से प्रश्न बनेंगे ओएमआर पे। अब आगे आप देखिए उपसर्ग, उपसर्ग हम आपको पढ़ा दिए हैं। आज केवल उन्हीं उपसर्गों का चर्चा करेंगे जो पाठ्यक्रम में निश्चित है। और उनमें से एक उपसर्ग है आ, एक है अन, इन्हीं को देख उदाहरण देख लीजिएगा। और एक है अभि, एक है अभि, एक है अप, एक है अप, एक है उप, उप, एक है परि, एक है सु, बहुत प्रसिद्ध है सु, और एक है निर अधि, बस निर अधि, निर अधि। इसमें देखिए उपसर्ग यहीं से प्रश्न बनेंगे, इनमें कौन सा शब्द पूछ रहे, इनमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो उपसर्ग शब्दों धातुओं के पहले लगता है, तो आ उपसर्ग है, अन उपसर्ग है, अधि है, अप है, उप है, परि है, सु बहुत महत्वपूर्ण है, निर और अधि। निर का निश्चल जानते रहिएगा। इतने उपसर्ग दिए गए हैं जो जिनसे प्रश्न बनेंगे। आ है, अन है, अभि है, अप है, उप है, परि है, सु है, निर है, अधि है। फिर देखेंगे प्रत्यय, प्रत्यय भी पाठ्यक्रम में है। प्रत्यय कुछ प्रत्यय दिए गए हैं जिनको आपको पढ़ने हैं। एक है वा, एक वा है, एक त्वा है, एक वा है, त्वा है, वट है, आई है, आई है, और एक है हट है, एक पन है, हट और पन, इतने दिए गए हैं। इसमें वा, त्वा, वट, आई, हट और पन, इतने उपसर्ग, इतने प्रत्यय दिए, इन्हीं प्रत्ययों से प्रश्न बनेंगे। कि उपसर्ग से एक नंबर प्रश्न बनेगा, प्रत्यय से एक नंबर का प्रश्न बनेगा, अलंकार से एक नंबर, अलंकार से एक नंबर, और रस से एक नंबर का प्रश्न बनेगा, और छंद से एक नंबर का प्रश्न बनेगा। ओएमआर में सब 1 2 3 4 5 नंबर प्रश्न हो गए हैं कि अलंकार से एक नंबर, इनमें से कौन सा अलंकार है पूछ लेंगे, इनमें से कौन सा रस है पूछ लेंगे, इनमें कौन सा छंद है पूछ लेंगे, और उपसर्ग से इन्हीं में से किसी एक का पूछ लेंगे कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। प्रत्यय में
वा है, त्वा है, वट है, आई है, हट है, पन है। फिर आगे देखिए, इन सबको आप दोहरा लीजिएगा बस, और कुछ अधिक पढ़ने का प्रयास मत करिएगा, जितना पढ़े हैं आप बहुत पढ़े हैं। और फिर देखिए, फिर है समास। समास में आपको केवल 2 समास पढ़ने हैं। समास केवल 2 समास पढ़ने हैं। एक पढ़ना था आपको द्विगु और एक पढ़ना था आपको द्वंद्व। एक पढ़ना है आपको द्वंद्व और एक पढ़ना है आपको द्विगु। ये 2 समास पढ़ने हैं। और द्विगु में आपको कोई दिक्कत है, संख्यावाची द्विगु कहा गया और 4 थे द्वंद्व कहा गया है कि यदि किसी शब्द के पहले संख्या लगी है तो समझिए कौन समास है, द्विगु समास है। आप कर लेंगे द्विगु समास में। और जैसे अष्टग्रह हो गया, त्रिभुवन हो गया, ये सब क्या नाम है, पंचवटी हो गया, त्रिदेव हो गया, त्रिवेणी त्रिकोण हो गया, पंचपात्र हो गया, ये सब किसके हैं, द्विगु के। अष्टाध्यायी हो गया, ये सब द्विगु के हैं। द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास आपसे पूछा जाता है, 4 से द्वंद्व, 4 के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। जैसे इसमें कहा गया रात दिन, पाप पुण्य, पिता पुत्र, नर नारी, माता पिता, लाभ हान, यश अपयश, अन्न जल, ये सब महत्वपूर्ण है। जैसे पाप पुण्य, पाप पुण्य, माता पिता, माता पिता, अन्न जल, अन्न जल, अप जस अपयश, ये सब है। यहां से प्रश्न बनेंगे आपके, यश अपयश, अन्न जल, माता पिता, लाभ हानि, कई बार पूछा गया है लाभ हानि, यहां से प्रश्न बन जाएंगे। ये सब महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा समास है। तो आपको द्वंद्व 2 समास पढ़ने, एक द्वंद्व एक द्विगु, यही से प्रश्न बनेंगे। संख्यावाची द्विगु हो जाए, किस शब्द पहले संख्या लगाओ, समझिए द्विगु समास है। और द्वंद्व में आप योजक चिन्ह का ध्यान रखिएगा। योजक चिन्ह विशेष पहचान है, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह का विशेष ध्यान रखिएगा। योजक चिन्ह का, पाप पुण्य, माता पिता, अन्न जल, लाभ हानि, ये सब ये सब किसके हैं, द्वंद्व समास के। आगे देखिए, समास के बाद अगला प्रकरण है आप में संधि। 2 संधियां आप में दी गई हैं, उन्हीं 2 संधियों को पढ़ना है। ये सब 1-1 नंबर के प्रश्न रहेंगे। फिर 2 संधियां देखिए आप। संधि में एक है आप में यण, एक संधि आपको पढ़नी है यण। यण को कहा गया इको यण। सूत्र पूछे, इनमें से कौन सा यण संधि का सूत्र है, इको यण। और दूसरी संधि है आप में वृद्धि, दूसरी संधि आप में है वृद्धि। वृद्धि में केवल दे देंगे, पूछ लेंगे इनमें से कौन सी वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि में हमेशा पहचान के लिए आपको बता दे रहे हैं कि यही पहचानना है। ये मात्रा आपको कहीं लग जाए, समझिए वृद्धि संधि है। ऐ और औ, ऐ और औ कहीं पे आया शब्द के बीच में, समझिए वृद्धि संधि है। यदि शब्द के बीच में मात्राएं लगी हैं तो समझिए कौन संधि है, वृद्धि संधि है। पहचान एकदम, यहां से प्रश्न बनेगा यण से चाहे बने, चाहे वृद्धि से 1 नंबर का। यण में है इको यण, यदि या वा रा ला के पहले कोई आधा वर्ण हो तो समझिए कौन संधि है, यण। या वा रा ला के पहले आधा वर्ण कोई है तो समझिए कौन संधि होगी, यण। और वृद्धि में ये मात्रा दिखाई पड़ जाए, समझिए कौन संधि है, वृद्धि। जैसे तथैव, यदैव, नैनम, तत्रैव, वसुधैव, अद्यैव, वनौषधम, ये सब कौन संधि है, वृद्धि। और यण में है स्वागतम, प्रत्येक, प्रत्येकम, यद्यत, अत्याचार, माधवी, ये सब कौन से हैं, यण संधि है। तो यण और वृद्धि, वृद्धि रेच इसका है, इको रेच इसकी है। तो या वा रा ला के पहले, या वा रा ला के पहले आधे वर्ण हो, क्या हो, आधे वर्ण हो, आधे वर्ण हो तो समझिए कौन संधि होगी, यण संधि। और ये दोनों मात्रा दिखाई पड़ जाए तो कौन सी होगी, वृद्धि संधि। यही 2 संधियां पूछेंगे आप में 1 नंबर से। फिर देखिए आगे क्या है, ज्यादा समय लेंगे, बहुत तेज बता रहे हैं। शब्द रूप में देखिए, सिलेबस में है शब्द रूप। शब्द रूप में आपको 4 शब्द रूप दिए गए हैं। एक है नदी, एक है नदी, एक है मति, बुद्धि, और एक है धेनु, और एक है मधु। ये शब्द दिए गए हैं, इन्हीं से पूछेंगे। आप नदी को विशेष ध्यान दीजिएगा, नदी को विशेष ध्यान दीजिएगा, नदी से पूछ लिया जाएगा। जैसे पूछा जाएगा नदी, कई बार पूछा गया नदी द्वितीय बहुवचन का है, द्वितीय बहुवचन का रूप है। फिर देखिए नदी के बाद हो गया शब्द रूप के बाद धातु रूप देंगे आपने। 1-1 नंबर के प्रश्न बनेंगे। धातु रूप में आपको दिए हैं पठ और हस, पठ और हस, 5 लकारों में पठ और हस को देख लीजिएगा। पठ और हस धातु रूप में है, नदी, मति, धेनु, मधु शब्द रूप हैं। इनको आप देख, नदी को विशेष ध्यान दीजिएगा, यहीं से प्रश्न बनेगा। देखिए तो हो गया आपका पूरा पाठ्यक्रम व्याकरण का। अब देखिए व्याकरण के बाद अब शुरू कर रहे हैं हम साहित्य में, गद्य, गद्य की चर्चा कर रहे हैं। देखिए गद्य में कल हम रचनाओं पे जिक्र करेंगे। गद्य,
गद्य में आपके पाठ्यक्रम में 3 पाठ दिए गए हैं। एक मित्रता, मित्रता आप बहुत अच्छी तरह से पढ़े हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं मित्रता के। और फिर है एक ममता, ममता के हैं जयशंकर प्रसाद, यहां से प्रश्न बनेंगे। और फिर है पाठ्यक्रम में आपके भारतीय संस्कृत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारतीय संस्कृत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक है अजंता भगवत शरण उपाध्याय। ये 4 पाठ आपके सिलेबस में हैं। आप मित्रता और ममता इस पाठ को पढ़ लीजिएगा कि मित्रता और ममता जयशंकर प्रसाद क्या है, मित्रता आचार्य शुक्ल का है। यदि मित्र के बारे में कहीं बातें की जा रही हैं तो समझिए मित्रता है। और यदि ममता कहीं पर ममता आ जाए, चूड़ामणि आ जाए, रोहतास दुर्ग आ जाए, स्वर्ण नदी आ जाए, प्रकोष्ठ आ जाए, तो समझिए कौन सा पाठ हो जाए, ममता हो जाएगा। युद्ध की बातें हो ममता। और भारत की संस्कृति के बारे में बताया जाए, हिमालय के बारे में बताया जाए, तो समझिए कौन सी है, राजेंद्र प्रसाद है। और अजंता पहाड़ों के बारे में यदि बात हो, पहाड़ों को काटा जाए, बुद्ध की बात हो, तो समझिए कौन सा है, भगवत शरण उपाध्याय का है। और आप इन्हीं तीनों का जीवन परिचय पढ़ लेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, जीवन परिचय यहीं से आएगा प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मित्रता और ममता पाठ को आप पढ़ लीजिएगा, मित्रता और ममता पाठ को पढ़ लीजिएगा। कुशन का जोर सबसे भयंकर खतरनाक होता है, मित्रता, रोहतास दुर्ग, ममता, ये सबको विशेष ध्यान दीजिएगा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जयशंकर प्रसाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय में और पाठ में भी आएगा, रचनाएं स्पेशल पूछी जाएंगी। तो ये गद्य के बारे में। अब पद्य में देखिए क्या क्या है। पद्य में आप देखेंगे तो पद्य में बहुत से कवि हैं, लेकिन उनमें आपको नहीं पढ़ना है। पद्य में केवल आपको कुछ लोगों को पढ़ना है। एक है तुलसीदास, सबसे पहले सूरदास को देख लीजिए। सूरदास, तुलसीदास और रसखान। सूरदास ये सब सूरदास के पद हो गए। तुलसीदास कौन कौन से पद पढ़ना है ये भी बताएंगे भी। तुलसीदास का 2 शीर्षक है, एक है धनुष भंग है, एक बनपथ पे। आपको पढ़ना है बनपथ पर ये पढ़ना है आपको। बनपथ में कौन कौन से बता रहे हैं। और फिर है रसखान के कुछ को सवैयों को आपको पढ़ लेना है। रसखान इतने लोगों को पढ़ना है। अब देखिए सूरदास का पहला चरण पढ़ना है, चरण कमल बंधु हरिराय, इसको पढ़ना है। फिर दूसरा पढ़ना है इनका अविगत गत कुछ कहत ना आवे, इसको पढ़ना है आपको। और ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, इसको पढ़ना है, 7 नंबर का पद है। और फिर पढ़ना है आपको 8 नंबर का ऊधो मन भय 10-20, इसको पढ़ना है। और आपको पढ़ना 10वां निर्गुण कौन, देश को वासी। ये आपको इतने पढ़ने हैं पद, जहां से प्रश्न बनेंगे। सूरदास के 1 पद नंबर निर्गुण को ऊधो, पहला चरण कमल बंधु हरिराई, दूसरा है अविगत गत कुछ कहत ना आवे, 7वां है ऊधो मोह ब्रज विसरत नाही, 8वां है ऊधो मन भय 10-20, और 10वां है निर्गुण कौन, देश को वासी। ये सूरदास के पद आप यहीं से पढ़ लेंगे, आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा, बस यही का प्रश्न बनेगा। तुलसीदास का है बनपथ, धनुष भंग से प्रश्न नहीं मिलेगा, यदि बनेगा अभी लिखने को तो आप पहचान लेंगे। बनपथ पे पहला आप पढ़ लीजिएगा पुरते निकसी रघुवीर बधु, इसको देख लीजिएगा। और फिर देख लीजिएगा शीश जटा और बाहु विशाल, इसको देख लीजिएगा। और एक आप धनुष भंग से देख लीजिएगा कि गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, बस यहीं से। बनपथ पर बहुत जरूरी है, ब्रज भाषा में है, इसको देख लीजिएगा। और रसखान के आपको पढ़ने हैं, मानुष हो तो वही रसखान पहला सवैया, और दूसरा है आज गई होती भोर ही हो रसखान सदा, इसको पढ़ना है। और तीसरा है धूरी भरे अति शोभित श्याम जी तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, इसको देख। रसखान में 1, 2, 3 सवैयों को देख लीजिएगा। तुलसीदास के बनपथ के पहला और तीसरा देख लीजिएगा। और धनुष भंग का देख लीजिएगा कि गिरा अनिल मुख पंकज रोकी। सूरदास के पद 1, 2, 7, 8, 10, इसको देख लीजिएगा। और इतने लोगों को देखना। और देख लीजिएगा श्याम नारायण पांडे को, श्याम नारायण पांडे का हल्दी घाटी, इनका हल्दी घाटी पर देख लीजिएगा। यहां से प्रश्न बन सकते हैं, हल्दी घाटी से, हल्दी घाटी को देख लीजिएगा, श्याम नारायण पांडे का हल्दी घाटी। लेकिन आपके प्रश्न यही तीनों से बन जाएंगे। अब देखिए जीवन परिचय पद्य में, गद्य में 3 लोगों को वही करिएगा, पद्य में जीवन परिचय आप इन तीनों का पढ़ लीजिएगा। वैसे पढ़े हैं आप सबको, लेकिन इन तीनों को पढ़ लीजिएगा। सूरदास,
सूरदास, धन तुलसीदास, एक से बताते हैं, और बिहारी लाल, बिहारी लाल, इन तीनों को पढ़ लीजिएगा। सूर, तुलसी, बिहारी, सूर, तुलसी, बिहारी, इनको पढ़ लीजिएगा। बस यही से प्रश्न बन जाएगा आपका, सूर, तुलसी, बिहारी। और महादेवी को देख लीजिएगा, रचनाएं महादेवी पंत, महादेवी पंत, और एक देख लीजिएगा राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी, इनको देख लीजिएगा। मैथिली शरण गुप्त को देख लीजिएगा, रचनाएं यहां से पूछी जा सकती हैं। और आप में है रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, पद गद्य में है, रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं पढ़ लीजिएगा, विषया तुन गई मेरे मन से, पढ़ लीजिएगा। रामधारी सिंह दिनकर, यहां से पद आपका समाप्त हुआ। आप देखिए, एक है आप में संस्कृत से है आप में वाराणसी, वाराणसी को आप पढ़ लीजिएगा। वाराणसी से प्रश्न बनेगा, वाराणसी से प्रश्न बनेगा। वाराणसी से देके आपके पूछ लेंगे कि इनको लिखना भी है, व्याख्या। और एक बार से आप पढ़ लीजिएगा श्लोक, आपको एक श्लोक याद करके जाना है, 2 नंबर के प्रश्न रहेंगे, श्लोक याद कर लीजिएगा, कोई एक अच्छे से याद करके अभ्यास कर लीजिएगा। ये तो पूरा हुआ कि आपके पाठ्यक्रम को पूरे हमने बता दिया कहाँ कहाँ से प्रश्न बनने हैं, आपको केवल इतने ही पढ़ना है। अब फादिल अब कुछ नहीं पढ़ना कि अब ये मत करिएगा दोबारा कुछ नया पढ़िएगा, जितना पढ़े हैं आप बहुत पढ़े हैं, केवल उसी का आप कल केवल अभ्यास कर लीजिएगा बस। और सारी चीजें आप परीक्षा भवन में साथ लेके जाइएगा, कल एक वीडियो और देंगे आपको हम, ये सब चीजों का आप अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिए, और नया कुछ मत पढ़िए, जितना पढ़े हैं आप बहुत पढ़े हैं। बस यही करना है आपको कि इन पाठों से यही चीजें पढ़नी है। सूरदास के पदों को देखना, आप कौन कौन से पद देखना है, एक पहला पद देखना है, दूसरा देखना है, 7वां देखना, 8वां देखना और 10वां देखना है, कि इन्हीं सब पदों को देखना है। तुलसीदास को देखना है धनुष भंग से, और धनुष भंग से उनका देखना है, रसखान का देखना है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बनेंगे। ये सब चीजें हमने बता दी। तुलसीदास के बनपद से है, पुरते निकसी रघुवीर मधु धरधीर दिए डग में मगदोय, झलकी भलिभाल कनी जलकी पुट सूख गए मधुराधर में, फिर पूछते हैं चलनो अब कीर्तिक पर कुटी करी तो किसी हैं, तियकी लख आतुरता तियकी अखियां अतिचार चली जलते, ये देखना है आपको। और फिर देखना है एक, इनको देख लीजिएगा, शीश जटा और बाहु विशाल लोचन लाल तिरछी शोभाएं, इसको देख लीजिएगा। और एक देख लीजिएगा आप इसमें रानी में जानी अजानी महा, इसको देख लीजिएगा, बस यहां से देखना है आपको। सूरदास को देख लीजिएगा, पहला है चरण कमल बंधो हरिराई, इसको देख लीजिएगा। अविगत गत के सुखत नावे, इसको देखिएगा। और एक देख लीजिएगा कि ऊधो मोहिब्रज विसरत नाही, ऊधो मन भय 10-20, इसको देख लीजिएगा। बस इतने को देखना है, इसी से प्रश्न बनेंगे आप में। और निर्गुण कौन देश को वासी, यहां से प्रश्न बनेंगे। आप तुलसी, सूर और रसखान, यहीं से आपको प्रश्न बन जाएंगे। तो ये सब चीजें हो गई। और जय सुभाष खंड काव्य, एक बार आप पढ़ा दिए हैं, जय सुभाष खंड काव्य, इसको आप पढ़ लीजिएगा। जय सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय, जय सुभाष खंड काव्य, कि आप तक जितना आप पढ़े केवल एक बार रिवीजन कर लीजिए बस। संधियां आपको 2 पढ़नी है, यण पढ़नी है, वृद्धि संधि पढ़नी है, कुछ नहीं पढ़ना है। समास में आपको 2 समास पढ़ने हैं, दिग्स पढ़ना है, और क्या नाम है आपको द्वंद्व पढ़ना है, 4 थे द्वंद्व, संख्यावाची दिगु, ये पढ़ने हैं। और ऐ और औ की मात्रा दिखाई पड़े समझिए वृद्धि संधि है, शब्द में बीच में मात्रा दिखाई पड़ जाए समझिए वृद्धि है, या वाला के पहले आधा वर्ड दिखाई पड़ जाए समझिए यण है, इको यणच, यही कहती है। और वृद्धि का है वृद्धिरेच, सूत्र पूछ सकते हैं आपको, केवल कुछ ही प्रत्यय पढ़ने हैं, कुछ ही उपसर्ग पढ़ने, जितने पढ़ने हैं एकदम महत्वपूर्ण हम बताएं, इसी को आप पढ़िएगा बस। इससे कौन कौन शब्द बन सकते हैं। और फादिल कुछ नहीं पढ़ना, यहीं से प्रश्न आपका बनेगा। अब एक चीज OMR को देखिए, आप लोगों को OMR की समस्याएं हैं, तो OMR कैसे भरने हैं। बोर्ड ने जारी कर दिया कि OMR में आप लोगों के रोल नंबर लिखे हुए रहेंगे, रोल नंबर और विषय ये सब लिखी हुई रहेंगी। आप उनको केवल गोला एक प्रश्न देकर पूछेंगे, उससे गोला करने की चीजें बता रहे हैं बस। प्रश्न आप में लिखा रहेगा, एक प्रश्न हम कर रहे हैं कि सोरठा छंद में, सोरठा छंद के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं,
कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। अब देखिए विकल्प रहेगा ए में दे देंगे 13 मात्राएं, बी में दे देंगे 24 मात्राएं, 24 मात्राएं, सी 11 मात्राएं, डी में दे देंगे 16 मात्राएं दे देंगे। अब ये तो प्रश्न पेपर में रहेगा। अब ओएमआर देखिए आप कैसी रहेगी। ओएमआर है प्रश्न नंबर 1, ऐसे लिख देंगे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। अब यहाँ पर गोला रहेगा 1 2 3 4। इसमें पहले रहेगा विकल्प ए, इसमें रहेगा बी, इसमें रहेगा सी, इसमें रहेगा डी। अब आप पेपर को बहुत सावधानी से करने के बाद तब गोला करिएगा। प्रश्न 2 बार पढ़िएगा। क्या पूछ रहे हैं कि सोरठा छंद के विषम चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। विषम का मतलब पहला और तीसरा, पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं। कितनी कितनी 11। अब 11 क्या होगा सी है, तो आप सी नंबर गोले को क्या करेंगे रंग देंगे। सी नंबर गोले को आप अच्छी तरह से क्या करेंगे रंग देंगे। बाल पेन का प्रयोग करिएगा, काली बाल पेन का, और अच्छे तरह से रंग दीजिएगा। सी आपका ऐसे ही गोला करना है। और गोले को बहुत अच्छी तरह से भरिएगा, जल्दबाजी में एकदम नहीं। ओएमआर एकदम निश्चिंत हो जाने के बाद तभी ओएमआर भरिए, क्योंकि ओएमआर एक बार भर दिए आप दोबारा सही नहीं होगा। तो ओएमआर को, और ओएमआर में बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगा देना है, ये भी ध्यान रखना। आप अपने समय का मैनेजमेंट करेंगे अच्छे से। और जीवन परिचय बहुत अधिक लिखने का प्रयास नहीं करिएगा। निबंध आप सबसे बाद में करिएगा। इन सबको विशेष ध्यान, इन सबका निबंध आप बाद में करने का प्रयास करिएगा। निबंध, जीवन परिचय, गद्यांश का अर्थ, पद्यांश का अर्थ, संस्कृत से, इन सबको बहुत अच्छे से करिएगा। कॉपी शुरुआत में बहुत सुंदर भरिएगा। रोल नंबर का विशेष ध्यान रखिएगा। इन जहां नहीं समझ में आएगा कक्षा निरीक्षक से पूछ लीजिएगा। इन सबका विशेष ध्यान रखिएगा। और ओएमआर को अच्छी तरह से भरिएगा। ओएमआर में कुछ नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं। आप सब ओएमआर भर लिए हैं, और आप सब जितना कोई पढ़ा नहीं है, आप सब खूब पढ़े हैं, और एकदम बेफिक्र होकर निश्चिंत होकर परीक्षा दीजिएगा। कोई समस्या नहीं होगी, सब कुछ पढ़ाया हुआ आएगा आप सब में। जितना पढ़े हैं आप, बहुत पढ़े हैं। इन सबको देखिएगा। अब ज्यादा समय केवल रिवीजन में लगाइए बस। आज हो गई है आपकी तारीख, अब बस जल्द ही आप सबकी परीक्षाएं होनी है। 16 तारीख नजदीक है। एकदम निश्चिंत होकर आप परीक्षा दीजिए, कोई समस्या नहीं होगी। सारे प्रश्न आपको पढ़ाए हुए आएंगे, एकदम शांति से, आराम से। डरने की कोई बात नहीं है। परीक्षा दीजिएगा, कोई समस्या नहीं होगी। सब कुछ पढ़ाया हुआ आएगा। केवल आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा, और कोई भी प्रश्न छोड़िएगा मत। इसका विशेष ध्यान रखिए, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। ओएमआर बहुत सावधानी से भरना है कि कौन सा विकल्प सही हो रहा है, तो उसी को ABCD करके भरना है। कि गोला एक बार करना है, कि यदि नहीं कि गोला पहले कर दिए फिर नहीं इसका ए होगा तो 2 को रंग दिए, दोनों गलत हो गया आपका। एक ही को जब निश्चिंत हो जाएगा तब करिएगा। निश्चिंत हो जाने के बाद करिएगा। रचनाएं स्पेशल पढ़ लीजिएगा। सूरदास की रचनाएं 3 ही हैं। सूरदास की रचनाएं, तुलसी की रचनाएं, तुलसी रसखान की 4 ही हैं। रसखान की, बिहारी की, पंत की, महादेवी वर्मा की, मैथिली शरण गुप्त की, राम नरेश त्रिपाठी की, इन सबको पढ़ लीजिएगा। महिला आंचल ये सब पढ़ लीजिएगा। कौन सी विधा उपन्यास विश्वनाथ रेणु का, झूठा सच यशपाल का है, ये सब पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। आप सबको जितनी रचनाएं लिखाई गई उन सबका अभ्यास कर लीजिएगा, और प्रश्न यहीं से बनेगा और कहीं से नहीं बनेगा। आप सब कितना कोई पढ़ा नहीं है, जो पढ़े हैं आप सबसे यहीं सबसे प्रश्न बनेंगे आप सब में। इन सबको आप विशेष पढ़ते रहिए, और यहीं से प्रश्न, जहां आप जो बताए हैं यहीं से प्रश्न बनेंगे, और इसके अतिरिक्त कहीं से प्रश्न बनेंगे नहीं। बस आज के लिए इतना ही। आप सब बढ़िया से पढ़िए, और नया कुछ मत पढ़िए। जितना पढ़े हैं आप, बहुत पढ़े हैं। केवल कल रिवीजन कर लीजिएगा। अपने नोटबुक को पलट के इधर उधर से क्या पढ़े हैं क्या नहीं, कहाँ से प्रश्न बनेंगे। आज जिन जिन उपसर्गों को हम बताएं उन उपसर्गों से प्रश्न, कौन कौन से शब्द बने हैं, उन प्रत्ययों से कौन कौन से प्रश्न बने हैं, और शब्द रूप और धातु रूप। धातु रूप में आप में पट है और हंस है, 5 लकारों में। इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। नदी है, फल है, मती है, मधु है, इन सबको पढ़ लीजिएगा। नदी को स्पेशल पढ़िएगा, नदी कहाँ से बनता है। नदी द्वितीया का बहुवचन नदी, इसको विशेष ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है।
एक पूछा जा सकता है, इसको पढ़ लीजिएगा। द्वितीया विभक्ति बहुवचन का है, इसको पढ़ लीजिएगा। तो यहीं से प्रश्न बनेंगे। और जीवन परिचय आप दोहरा लीजिएगा, फिर बार बता दे रहे हैं, जीवन परिचय यहीं से बनेगा, गद्य और पद्य में। देख लीजिए एक बार फिर से, गद्य और पद्य तीन तीन इसलिए बता रहे हैं। जयशंकर शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल हैं, जयशंकर हैं, जयशंकर प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहीं से प्रश्न आएगा जीवन परिचय लिखने का। जीवन परिचय राजेंद्र प्रसाद की रचनाएं पढ़ लीजिएगा, जयशंकर की रचनाएं आपको बहुत बताएगी, ये पढ़ लीजिए, क्रम से लिखिएगा। और शुभ जैसे रचना बताया जीवन परिचय लिखने को, आप वैसे लिखिए क्रम से। और पद्य में आप सूर को पढ़ लीजिएगा, सूरदास को, तुलसीदास को, बिहारी को। एक सेट पढ़ लीजिएगा आप सबको याद होंगे। और एक सेट पढ़ लीजिएगा पंत को, महादेवी वर्मा को, और एक पढ़ लीजिएगा मैथिलीशरण गुप्त को। एक यहां से बन जाएगा। लेकिन आप इन्हीं को पढ़िएगा, यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे, कोई ना कोई एक रहेंगे, यहां से आपके एक रहेंगे। मित्रता और ममता पाठ को आप पढ़ लीजिएगा, मित्रता और ममता, मित्रता और ममता को अच्छी तरह से एक बार पढ़ लीजिएगा आप, यहीं से प्रश्न बनेगा, मित्रता और ममता से ही प्रश्न बनेगा। गद्यांश यहीं से आएंगे, पद्यांश सूर, तुलसी और रसखान से आएगा। बता दिए कौन कौन से आने की संभावना है। वाराणसी को आप पढ़िएगा, वाराणसी। और एक आप श्लोक पढ़ लीजिएगा कि श्लोक आपको लिखने होंगे। इतना ही पढ़ना है आपको, इससे अधिक प्रश्न, इससे कहीं ज्यादा, इससे बाहर का प्रश्न आप में बनेगा नहीं। प्रश्न आपके यहीं से बनेंगे। और रचनाएं जो आपको लिखवाए हैं, जो पढ़ाई गई रचनाएं पहले, उनको आप रिवीजन करते रहिएगा, रचनाएं वहीं से रहेंगी। सोरठा, रोला, इसको पढ़ लीजिएगा। सोरठा के विषम चरणों में कितनी है, सम चरणों में कितनी, प्रश्न यहीं से बनेगा। सोरठा कैसा छंद है, यहीं से बनेगा। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ही आपको पढ़ने हैं। समास में आपको द्वंद्व पढ़ना है, दिग्ग पढ़ना है, बस। संधि में यड़ पढ़नी है, वृद्धि पढ़नी है, बस यहीं से पढ़ना है। धातु रूप में हस्त है, पट है, बस यहीं से पढ़ना है, पांचों लकारों में। यहीं से प्रश्न बनेंगे और कहीं से नहीं। पर जय सुभाष खंड का आपको एक बार पढ़ लीजिएगा, जय सुभाष से प्रश्न बनेगा। निबंध आप पढ़ लीजिएगा, एक निबंध आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, उसी के आधार पर जो देगा उसी को पढ़िएगा। बस आज के लिए इतना ही। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, बस कल केवल रिवीजन करिएगा और नया कुछ मत पढ़ने का प्रयास करिएगा। डरिए एकदम मत, आप बहुत जानकार हैं, बहुत अच्छे से प्रश्न करेंगे, पेपर को हल करेंगे। OMR बहुत सावधानी से भरिएगा। बस आज के लिए इतना ही।